नमस्कार दोस्तों। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी महाकाव्य ऐतिहासिक कहानी में गोता लगाने वाले हैं जो बेजोड़ सैन्य रणनीति और विनाशकारी मनोवैज्ञानिक युद्ध से भरी हुई है। ये एक ऐसी कहानी है जो हमें बताती है कि कैसे सिर्फ एक गलत फैसला, जी हाँ, सिर्फ एक शक पूरे साम्राज्य की दिशा और दशा हमेशा के लिए बदल सकता है। अब जरा इस कथन पर गौर कीजिए। एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं लगभग हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। ये कोई आम बात नहीं है। ये सूर साम्राज्य के उस ताकतवर सम्राट शेरशाह सूरी का बयान है, जिसने एक ऐसे युद्ध के बाद ये बात कही थी जिसमें वो अपनी जान और अपना साम्राज्य बचाते बचाते बाल बाल बचा था। सोचिए, एक अजय सम्राट खुद ये कबूल कर रहा है कि एक बहुत ही छोटे से इलाके के लिए उसके हाथों से पूरे भारत का नियंत्रण बस फिसलने ही वाला था। तो स्वाभाविक सी बात है, हमारे दिमाग में ये सवाल तो उठेगा ही कि आखिर वो शासक था कौन। वो कौन था जिससे लड़ते हुए शेरशाह सूरी जैसे विशाल और अजेय योद्धा की भी रूह कांप उठी थी। विशाल सूर साम्राज्य एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए कैसे लगभग धराशायी होने वाला था। तो चलिए अपने पहले खंड की ओर बढ़ते हैं। हशमत वाला राजा, राव मालदेव का उदय। आइए उस नायक से मिलते हैं जिसने मारवाड़ की ताकत की पूरी परिभाषा ही बदल कर रख दी। शुरुआत करते हैं इन ऐतिहासिक नोट्स के साथ। 1511 में राव गांगा और रानी पद्मा कुमारी के यहाँ जन्मे मालदेव जब 1532 में मारवाड़ की गद्दी पर बैठे तो उनके पास क्या था? सिर्फ जोधपुर और सोजत के दो छोटे छोटे परगने। बिल्कुल एक मामूली सी शुरुआत है ना। लेकिन जो बात वाकई बहुत दिलचस्प है वो ये कि उनके दुश्मन भी उनका लोहा मानते थे। निजामुद्दीन और फरिश्ता जैसे समकालीन फारसी इतिहासकारों ने उन्हें हशमत वाला राजा कहा। इसका मतलब है महानता का सम्राट। मतलब उन्होंने भी ये मान लिया था कि उस वक्त हिंदुस्तान में मालदेव से ज्यादा ताकतवर और प्रभावशाली राजा कोई दूसरा नहीं था। आइए अब देखते हैं कि ये महानता आई कैसे। हमारा दूसरा खंड मारवाड़ साम्राज्य का विस्तार और राजपुताना पर उनकी विजय। बस इस एक नंबर को देखिए, 52। मालदेव का पूरा सैन्य दबदबा इस एक संख्या में छिपा है। उन्होंने अपने जीवन काल में पूरे 52 युद्ध लड़े और यकीन मानिए उन सभी में जीत हासिल की। ये कोई मजाक नहीं है, ये एक अजेय योद्धा की सबसे बड़ी निशानी है। और ये सिर्फ जीतने के लिए नहीं था, उन 52 जीतों का सीधा नतीजा था 58। उत्तर भारत में फैले हुए विशाल 58 परगनों यानी जिलों पर उनका कब्जा हो गया। उनकी सेनाओं का खौफ इस कदर बढ़ गया था कि आगरा और दिल्ली के बाहरी इलाकों तक उनकी धमक महसूस की जाने लगी थी। इस टाइमलाइन से आपको उनकी रफ्तार का अंदाजा लग जाएगा। 1532 में सोजत में राज्याभिषेक हुआ और देखते ही देखते 1534 तक नागौर, मेड़ता और अजमेर सब मुट्ठी में। फिर 1537 तक उन्होंने अपनी पश्चिमी सीमाओं को भी पूरी तरह सुरक्षित कर लिया। मारवाड़ अब सिर्फ किसी के अधीन नहीं था, बल्कि उसका अपना पूर्ण नियंत्रण स्थापित हो चुका था। इस पांडुलिपि में दर्ज है कि कैसे 1542 तक सहोबा के युद्ध में उन्होंने राव जैतसी को भी हरा दिया और पूरे बीकानेर राज्य को अपने साम्राज्य में मिला लिया। लेकिन यहाँ एक बड़ा ट्विस्ट है। इस लगातार विस्तार की एक भारी कीमत चुकानी पड़ी। उन्होंने ऐसे कड़वे और बेदखल दुश्मन पैदा कर लिए थे जो अपना सब कुछ हारने के बाद अब किसी भी हद तक जाने को तैयार बैठे थे। और वे दुश्मन चुप नहीं बैठने वाले थे। यहीं से शुरुआत होती है हमारे तीसरे खंड की। दो साम्राज्यों का भयंकर टकराव, सम्मेल की ओर कूच। बीकानेर और मेड़ता के विस्थापित राजा सीधे पहुंचे दिल्ली, अफगान सम्राट शेरशाह सूरी के दरबार में। अब शेरशाह पहले से ही इस बात से घबराया हुआ था कि मालदेव की सीमाएं उसके अपने साम्राज्य को छूने लगी हैं। बस फिर क्या था, इन राजाओं ने शेरशाह को मना लिया कि वो मारवाड़ पर एक बहुत बड़ा आक्रमण करे। अब जरा इस तुलना को देखिए, ये सच में चौंका देने वाला है। एक तरफ शेरशाह की 80,000 घुड़सवारों की विशाल फौज, साथ में युद्ध हाथी, तोपखाना, सब कुछ। और दूसरी तरफ मारवाड़ की सेना में केवल 4,000 से 12,000 राठौड़ योद्धा। गिरी सुमेल के रेगिस्तान में राठौड़ों के सामने बिल्कुल असंभव सी दिखने वाली परिस्थितियां खड़ी थीं। इन नोट्स के मुताबिक पूरे 1 महीने तक दोनों सेनाओं के बीच सिर्फ छोटी मोटी झड़पें हुईं। अब शेरशाह की इतनी विशाल सेना इस भयंकर रेगिस्तानी और कंटीले इलाके में खाने पीने के लिए तरसने लगी। शेरशाह को अच्छे से समझ आ गया कि यहां हथियारों की ताकत से कुछ नहीं होगा, उसे कोई चाल चलनी ही पड़ेगी। और यहीं से हम पहुंचते हैं खंड 4 पर, एक मुट्ठी बाजरा, धोखा और अंतिम संघर्ष। कहानी का वो दुखद चरमोत्कर्ष जहां तोपों से कहीं ज्यादा खतरनाक साबित हुआ एक मनोवैज्ञानिक युद्ध।
शेरशाह ने एक बेहद शानदार लेकिन धोखेबाज 3 कदम वाली रणनीति अपनाई। उसने कुछ जाली पत्र तैयार करवाए जिनमें यह दिखावा किया गया कि मालदेव के सबसे भरोसेमंद सेनापति जैता और कुंपा शेरशाह से मिल गए हैं। फिर बड़ी चालाकी से उन पत्रों को मालदेव के शिविर के पास गिरवा दिया गया। मकसद एकदम साफ था, मालदेव के मन में शक का बीज बोना। और बदकिस्मती से ये धोखा पूरी तरह काम कर गया। मालदेव की सबसे बड़ी कमजोरी, उनका अत्यधिक शक्की स्वभाव, उन पर हावी हो गया। बिना किसी से सवाल किए उन्होंने इस झूठ को सच मान लिया। 4 जनवरी 1544 को वो मैदान छोड़कर सीधे जोधपुर लौट गए। अपनी मुख्य सेना वो अपने साथ ले गए और कुछ हजार आदमियों को वहीं मौत के मुंह में छोड़ दिया। लेकिन जैता और कुंपा वो भागने वालों में से नहीं थे। अपनी वफादारी साबित करने के लिए उन्होंने अपनी उस छोटी सी टुकड़ी के साथ उन 80,000 अफगानों पर एक सीधा और आत्मघाती हमला बोल दिया। उन्होंने शेर शाह की सेना में ऐसी तबाही मचाई कि बस पूछिए मत। अंतिम सांस तक वो लड़े। जीत अंततः शेरशाह की ही हुई, लेकिन ये जीत इतनी खौफनाक और भारी थी कि उसी के बाद शेरशाह ने वो मशहूर बात कही थी कि एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए वो लगभग अपना पूरा साम्राज्य खो बैठता। चलिए अब आते हैं हमारे अंतिम खंड पर, विरासत और रूठी रानी, अंतिम अध्याय। इस भीषण हार के बावजूद कहानी यहां खत्म नहीं होती। मालदेव ने हार नहीं मानी थी। 1545 में शेरशाह की मृत्यु के बाद मालदेव ने अफगान चौकियों को चुन चुनकर उखाड़ फेंका और 1546 तक अपने पुराने साम्राज्य, खास तौर पर जोधपुर को वापस हासिल कर लिया। उन्होंने अंततः अपने दुश्मन को पछाड़ ही दिया। युद्ध के मैदान से थोड़ा हटकर उनकी निजी जिंदगी का भी एक बहुत मशहूर किस्सा है। ये ऐतिहासिक पाठ उनकी पत्नी उमादे भटियाणी के बारे में है। जैसलमेर की इस राजकुमारी का अपनी शादी की पहली ही रात मालदेव से ऐसा विवाद हुआ कि वो जिंदगी भर उनसे अलग रहीं और इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए रूठी रानी के नाम से अमर हो गईं। अगर बात करें मालदेव के सांस्कृतिक प्रभाव की, तो वो भी किसी से कम नहीं था। उन्होंने जोधपुर, मेड़ता और पोखरण में विशाल और अभेद्य किले बनवाए। साथ ही उन्होंने आशानंद जी और ईसरदास जी जैसे महान साहित्यकारों को संरक्षण भी दिया। तलवार और कलम दोनों का उन्होंने बराबर सम्मान किया। तो इस एक्सप्लेनर के अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे जहन में रह जाता है। सम्मेलों में मारवाड़ की हार ताकत या बहादुरी की कमी से नहीं, बल्कि सिर्फ एक शक की वजह से हुई थी। जरा सोचिए, अगर मालदेव ने अपने उन वीर सेनापतियों जैता और कुंपा पर थोड़ा सा भी भरोसा किया होता, तो क्या उस दिन शेरशाह सूरी हमेशा के लिए उस रेगिस्तान में दफन हो जाता? क्या पूरे हिंदुस्तान का इतिहास आज कुछ और ही होता? सोचने वाली बात है ना।